दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 जनवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि अगर आपका कोई बिजनेस है और अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं केडीवी लैब के माध्यम से तो आप ये काम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको केडीवी लैब के नंबर पर संपर्क करना होगा और ये नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। इस नंबर पर संपर्क करके आप अपने बिजनेस को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि आपके बिजनेस में ग्रोथ हो सके। तो अभी आप कांटेक्ट कीजिए और अपने बिजनेस को ग्रोथ दिलाइए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बिहार न्यूज़ में आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के सियासी गलियारों से बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, जहां पुलिस ने जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड पुलिस ने दानिश रिजवान को गिरफ्तार किया है। दानिश रिजवान पर रांची में स्थित अरगोड़ा थाना क्षेत्र के सहजानंद चौक के पास सुषमा बराइक को गोली मारने का आरोप है, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के प्रवक्ता यानी कि बिहार के एक बड़े नेता है दानिश रिजवान, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे बिहार की सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कल बिहार में भी कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बांका में यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बांका के मंदार पर्वत की तलहटी से यात्रा को हरी झंडी दिखाई। खड़गे ने यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले मोदार के लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की, लोगों को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि बांका से शुरू होकर के भारत जोड़ो यात्रा 1023 किलोमीटर तय करने के बाद बोध गया में समाप्त होगी। इससे पहले बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 28 दिसंबर से होने वाली थी, लेकिन अब ये कल यानी कि 5 जनवरी 2023 से शुरू कर दी गई है। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के शीर्ष नेता भी शामिल हुए। दोस्तों बात करते हैं कि सत्ता में आने से पहले तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का जो वादा किया था उसे पूरा करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 नई नियुक्तियां की जाएगी। तेजस्वी यादव ने याद दिलाते हुए कहा है कि मैं स्वास्थ्य मंत्री बना था तो फिर मैं पीएमसीएच पहुंचा था, जहां टाटा वार्ड में सिर्फ कुव्यवस्था देखने को मिली और वार्ड में कुत्ते तक घूम रहे थे। उन्होंने मिशन 60 अभियान शुरू करने पर प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि उसके बाद काफ़ी हद तक सफाई, दवाई और इलाज में सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं अब भी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूं। तेजस्वी यादव ने कहा कि दिल पर हाथ रख करके कहिए कि आप अपने बुजुर्ग माँ बाप को यहां इलाज कराने लाएंगे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से अपील करते हुए कहा कि सारी सुविधाएं दी जा रही है, आप लोग मरीजों का सिर्फ बेहतर इलाज करें और मरीजों के साथ आपका कैसा बॉडी लैंग्वेज होता है ये आप पर डिपेंड करता है। दोस्तों बात करते हैं कि अभी पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में लोग भारी भरकम गर्म कपड़े पहन रहे हैं ताकि ठंड से बच सके। वहीं बहुत से लोग सर्दियों में ठंड से बचने के लिए आग तापते भी नजर आते हैं। जब सर्दियों में गर्म आग के पास बैठने से राहत महसूस होती है, इसकी वजह से आग के पास से उठने का तो मन ही नहीं करता है। आग में हाथ पैर सेंक करके ठंडी हवा के कहर से शरीर को बचाया जाता है, लेकिन ऐसा करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आग में ज़्यादा तापने की वजह से कुछ नुकसान हो सकते हैं आपको। अगर हम आग तापने के लिए कोयले या फिर लकड़ी जलाते हैं तो फिर आग से निकलने वाला धुआं कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा देता है। इससे ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। इससे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो सकती है और उनसे जुड़ी हुई बीमारियों का कारण बन सकती है। अगर ज़्यादा गर्मी के लिए कमरे में हीटर या फिर आग जैसी चीज़ें रखते हैं तो फिर इससे श्वास तंत्र प्रभावित हो सकता है या इससे आपको सांस की बीमारियां होने की संभावना रहती है। दरअसल आग की वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और ये सांस को प्रभावित करता है। कई बार तो कमरा बंद होने से दम घुटने लगता है। जहाँ आग तापने की वजह से आंखों को भी नुकसान पहुंच सकता है। आग से निकलने वाला धुआं आंखों के लिए बहुत खतरनाक नुकसानदायक होता है। ये आंखों की रोशनी पर बुरा असर डाल सकता है। यही नहीं, अगर आप आग तापते हैं तो फिर आग तापने से आपकी स्किन में कई तरह की समस्याएं हो सकती है। आग तापने से उसके अधिक तापमान से त्वचा में ड्राइनेस की परेशानी हो सकती है। वहीं एक्जिमा और फिर सोरायसिस जैसी बीमारियों से भी पीड़ित मरीजों को तो आग में तापने से बचना चाहिए। अगर आपको सर्दी अधिक लग रही है और फिर उससे बचने के लिए आप आग ताप रहे हैं
तो फिर ध्यान रखें कि आग तापते समय उससे पर्याप्त दूरी बना करके रखें। वहीं कमरे में अंगीठा या फिर हीटर रखने से बचना चाहिए, इससे सेहत पर बुरी प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर आप हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपकी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। जी हाँ, अगर आप हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसे अभी से ही छोड़ दें। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभुलपुर में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4000 परिवारों को बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। जी हां, शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 4000 परिवारों के आसियानों को फिलहाल नहीं उजारा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजते हुए उत्तराखंड सरकार और रेलवे से इस मामले पर जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रातों रात आप 50,000 लोगों को नहीं हटा सकते, ये एक मानवीय मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें कोई व्यवहारिक समाधान ढूंढना होगा। समाधान का ये सही तरीका नहीं है। जमीन की प्रकृति, अधिकारों की प्रकृति, मालिकाना हक की प्रकृति आदि से उत्पन्न होने वाले कई कौन हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। इन्हें हटाने के लिए केवल 1 सप्ताह का समय काफ़ी कम है, जब पहले उनके पुनर्वास पर विचार होना चाहिए। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और फिर जस्टिस अभय एस ओक की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। दोस्तों बात करते हैं कि एक तरफ बिहार में कड़ाके की ठंड और फिर शीतलहर ने लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, तो वहीं पर दूसरी तरफ बिहार में ठंड की स्थिति रबी फसलों की बुआई करने वाले किसानों के लिए राहत लेकर के आई है, क्योंकि कृषि विभाग ने अनुमान लगाया है कि इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले साल की तुलना में लगभग 70 लाख मीट्रिक टन ज्यादा होगा। एक वरिष्ठ कृषि अधिकारी के मुताबिक इस बार गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक होगा, क्योंकि हवा में नमी के साथ ठंड की स्थिति रबी की फसल के लिए आदर्श है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में पहले से ही गेहूं की बुआई करने वाले किसानों को अच्छी फसल होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा है कि इस साल गेहूं का उत्पादन लगभग 70 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 2021-22 की तुलना में लगभग 4 लाख टन अधिक है। जब पिछले साल राज्य में यानी कि बिहार में गेहूं का उत्पादन 66 लाख मीट्रिक टन था, जिसमें खेती का क्षेत्रफल 22 लाख हेक्टेयर था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय में आदमखोर कुत्तों के आतंक से बचने के लिए अब उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। जब पटना से पहुंची शूटरों की टीम ने मंगलवार और बुधवार को बहियार क्षेत्र में 30 आदमखोर कुत्तों को मार डाला है। आपको बता दो कि बछवाड़ा इलाके में आदमखोर कुत्तों ने अब तक 10 लोगों की जान ले ली है, जबकि 40 लोग इनके हमले से घायल हो चुके हैं। बछवाड़ा थाना क्षेत्र में कुत्तों के आतंक को देखते हुए जिला प्रशासन की पहल पर वन और पर्यावरण विभाग की टीम मंगलवार को बछवाड़ा पहुंची थी। जब मंगलवार को इस टीम ने 16 आदमखोर कुत्तों को मार गिराया था, वहीं बुधवार को 14 आदमखोर कुत्तों को बहियार क्षेत्र में मौत के घाट उतार दिया। जी हां, बेगूसराय में आदमखोर कुत्तों का आतंक इतना है कि दिन में भी लोग खेतों में काम करने जाने से डरने लगते हैं। खास करके बछवाड़ा के 5 पंचायतों में महिलाओं को आदमखोर कुत्ते निशाना बनाते थे। जब कई लोगों की इन कुत्तों ने जान ले ली, जिस वजह से इन कुत्तों को मारने का प्लान बनाया था और अब तक 4 दर्जन कुत्तों को मार गिराया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा शुरू हो गई है। इस यात्रा में जेडीयू के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। यात्रा में मुख्य रूप से 3 कार्यक्रम होंगे। पहला, सीएम योजना से संबंधित क्षेत्र में जाएंगे। दूसरा, चिन्हित समूह के साथ बैठक करेंगे। तीसरा, सीएम नीतीश कुमार जिला स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय से जारी पत्र के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार 5 जनवरी को यानी कि कल बेतिया में थे, आज 6 जनवरी को शिवहर और सीतामढ़ी में जाएंगे, 7 को वैशाली और 8 जनवरी को सिवान जाएंगे, 9 तारीख को सारण, 11 तारीख को मधुबनी, 12 जनवरी को दरभंगा की यात्रा के बाद वे पटना लौट आएंगे। उसके बाद 17 जनवरी से फिर से समाधान यात्रा शुरू होगी। इस दिन सीएम नीतीश कुमार सुपौल में रहेंगे और 18 जनवरी को सहरसा में कार्यक्रम करेंगे। 19 जनवरी को अररिया, 20 जनवरी को किशनगंज में कार्यक्रम और करेंगे और पूर्णिया में रात्रि विश्राम करेंगे। 21 तारीख को कटिहार का कार्यक्रम है और खगड़िया में रात्रि विश्राम करेंगे। 22 जनवरी को खगड़िया में कार्यक्रम करके वापस पटना लौट आएंगे। 28 जनवरी को बांका में कार्यक्रम होगा और मुंगेर में रात्रि विश्राम करेंगे। 29 जनवरी को मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा जिले का कार्यक्रम होगा और फिर वापस पटना लौट जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि सीमांचल के गांधी तस्लीमुद्दीन के पुत्र और पूर्व आरजेडी सांसद सरफराज आलम को बीते मंगलवार को ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जब पूर्व सांसद और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे सरफराज आलम को अररिया के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में न्यायिक हिरासत में भेजा है।
जहां अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम सह स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के जज ने मंगलवार को 26 साल पुराने अपहरण के मामले की सुनवाई की थी। जब बीते बुधवार को मामले की सुनवाई हुई, लेकिन न्यायालय ने तुरंत बेल देने से इनकार कर दिया। अब 9 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की गई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने एसपी से पूर्व सांसद के विरुद्ध चल रहे तमाम लंबित मामले की जानकारी भी मांगी है। जब पूर्व सांसद यानी कि सरफराज आलम पर 26 साल से मामला चल रहा है और लंबे समय से वारंट भी निर्गत है। जब कोर्ट से उन्हें बेल भी नहीं मिला था, इसके बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसीलिए पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहा है। दोस्तों, कहते हैं कि जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई। इसका अर्थ यह है कि जिस पर ऊपर वाले की कृपा दृष्टित होती है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। ऐसा ही एक मामला बिहार के पूर्णिया से सामने आया है, जहां कटिहार रेल मंडल के पूर्णिया रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल के एक जवान ने जान की बाजी लगा करके एक शख्स को मौत के मुंह से बचा लिया। उनके द्वारा किए गए इस सराहनीय कार्य के लिए विभाग अब उन्हें सम्मानित करेगी। दरअसल जोगबनी से कटिहार आ रही फास्ट पैसेंजर ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर रुकने वाली थी, तभी अचानक चलती ट्रेन से एक यात्री उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन धोती पहने होने के कारण यात्री अनियंत्रित होकर के गिर पड़ा और धीरे धीरे पटरी के नीचे जाने लगा। लेकिन तभी स्टेशन पर गश्ती कर रहे आरपीएफ जवान संजीव कुमार सिंह की नज़र उस यात्री पर पड़ी, जिसके बाद उसने बिना किसी बात की परवाह किए अपनी जान की बाजी लगा करके यात्री की ओर कूद पड़ा और उसके झटके से अपनी ओर खींच करके दूसरी ओर गिर पड़ा, जिससे यात्री की जान बच गई। जब पूर्णिया रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल के जवान की सूझबूझ से एक शख्स की जान बच गई। इस तरीके से जवान ने मौत के मुंह में समाते उस यात्री को बचा लिया। जहां उनकी इस जाबाजी के लिए हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। कटिहार रेल मंडल आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट कमल सिंह ने आरपीएफ जवान संजीव कुमार सिंह के इस कार्य के लिए न सिर्फ प्रशंसा की, बल्कि उन्हें सम्मानित करने की भी घोषणा की है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने को लेकर के राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर के निगरानी विभाग की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही कोई भी सूचना मिलने पर तुरंत छापेमारी भी की जा रही है। इसी कड़ी में अब निगरानी विभाग द्वारा सहरसा में बड़ी छापेमारी की गई है, जिसमें राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दो कि बिहार के सहरसा में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी करके राजस्व कर्मचारी संतोष झा को समाहरणा न्यायालय में रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। राजस्व कर्मचारी जिले के कहरा अंचल में कार्यरत थे। इनको 15,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल निगरानी विभाग की टीम आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों, बात करते हैं कि महज 5 महीने के भीतर ही बिहार की राजनीति में फिर से उबाल आता दिख रहा है और ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार को इस बार खतरा बाहर से नहीं बल्कि भीतर से है, खुद से है, अंदर से है। जी हां, आरजेडी के मुखर विधायक सुधाकर सिंह ने नीतीश के खिलाफ जिस तरीके से मोर्चा खोल रखा है, उसे लेकर के पटना से लेकर के दिल्ली के सियासी गलियारों में यही खुसर फुसुर हो रहे हैं कि सुधाकर सिंह ने बीजेपी से ये सुपारी ले रखी है क्या, जी, और वे आरजेडी और फिर जेडीयू के रिश्ते में इतनी तीखी करवाहट ले जाएंगे कि सरकार गिरने की नौबत आ जाए। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा, क्योंकि नीतीश तो दोबारा बीजेपी से हाथ मिलाएंगे नहीं और लालू तेजस्वी की आरजेडी से ऐसी उम्मीद करने का कोई मतलब निकालना ही बेकार है। इसलिए सबकी निगाहें इस पर लगी हुई है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति कौन सी नई करवट लेने वाली है। हालांकि सियासत में हर संभावना मुमकिन है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं दिखता है कि आपसी मतभेद बढ़ जाने के बाद भी अगर नीतीश सरकार गिरने का खतरा पैदा हुआ, तब भी बीजेपी इस हैसियत में नहीं है कि वे जोड़ तोड़ करके सरकार बना ले। लेकिन सियासी गलियारों में एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी बेशक सरकार ना बना पाए, लेकिन अस्थिर राजनीतिक हालात का हवाला देते हुए केंद्र वहां राष्ट्रपति शासन लगा करके बिहार का रिमोट तो अपने हाथ में ले सकता है। हालांकि ऐसी अटकलबाजी का फिलहाल कोई भी ठोस आधार नहीं है, लेकिन एक सच ये भी है कि राजनीति हर घंटे बदलती रहती है, लेकिन कोई भी पूर्वानुमान लगाना इतना भी आसान नहीं है, खास करके बिहार की राजनीति में। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शीतलहर का कहर जारी है। जब बिहार में ठंड ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जब पिछले 5 दिनों से बिहार में सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं, इसके चलते हार कपा देने वाली ठंड का एहसास हो रहा है। जब 17 जिलों में कोल्ड डे के हालात हैं, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। शाम होते ही तापमान और भी ज़्यादा गिरने लगता है। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर के अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि अगले 5 दिनों तक फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आगामी 9 जनवरी के बाद से बिहार में ठंड में कमी का अनुभव होने लगेगा। जब मौसम विभाग के
अनुसार अगले 48 घंटे तक बिहार के अधिकतर जिलों में घने कोहरे छाए रहने की संभावना जताई गई है। आपदा विभाग ने भी लोगों से ठंड में सावधानी बरतने की अपील की है और कहा कि फिलहाल 15 जनवरी तक कड़ाके की ठंड से निजात नहीं मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 9 जनवरी के बाद से बिहार में ठंड में कमी का अनुभव होने लगेगा। वहीं बुधवार को पटना ने बीते 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो बीते 24 घंटे में पटना का अधिकतम तापमान 13.8 डिग्री दर्ज किया गया है। यह तापमान बीते 5 साल पहले दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में दिन के साथ ही रात के तापमान में भी 5 से 6 डिग्री की गिरावट होगी। इससे दिन का पारा 11 से 15 डिग्री और फिर रात का तापमान 5 से 8 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। ठंड हवाओं की रफ्तार 5 से 7 किलोमीटर वृद्धि होने की वजह से दिन में कनकनी का एहसास होगा। इस दौरान पूरे दिन आसमान पर कोहरे का प्रभाव रहेगा। इससे शीतलहर की संभावना है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में कोचिंग पढ़ने गई नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक गलत काम करने की वारदात हुई है। जब पटना सिटी में हुई घटना के बाद से पूरे शहर में हलचल मची हुई है। जब पीड़िता के परिवार के लोगों ने 5 अपराधियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट कराई है, जब पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। दरअसल पटना सिटी की रहने वाली कक्षा 8वीं की लड़की मंगलवार शाम लगभग 4 बजे घर से कोचिंग पढ़ने के लिए निकली थी। उसके बाद जब वह कोचिंग से घर लौट रही थी तो फिर उसके प्रेमी ने उसे अपनी बातों में उलझा लिया। वह नाबालिग को बहला फुसला करके अपने साथ दोस्त के कमरे में ले गया। वहाँ 4 और लोग पहले से उपस्थित मौजूद थे। रूम पर पहुंचने के बाद प्रेमी और उसके 4 मित्रों ने मिलकर के एक करके नाबालिग के साथ गलत काम किया है। जी हाँ, दूसरी तरफ नाबालिग के परिवार वाले उसके घर नहीं पहुंचने के कारण परेशान हो रहे थे। वे छात्रा की तलाश में जुटे हुए थे। कोचिंग संचालक ने परिवार वालों को बताया है कि छात्रा तो 6:30 से ही यहां से निकल गई थी। वहीं सामूहिक गलत काम करने के बाद अपराधियों ने पीड़िता को जाने दिया। जैसे तैसे वे घर पहुंची एवं खुद के साथ हुई वारदात के बारे में परिवार वालों को बताया। दोस्तों, बात करते हैं कि साल 2024 की शुरुआत में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियों ने लामबंद शुरू कर दी है और इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे आगे नजर आ रहे हैं। वे लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर स्पष्ट रूप से कहा था कि वे इस रेस में न कभी थे और न ही वर्तमान में हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनाए जाने पर उन्होंने कहा था कि वे बनते हैं तो फिर अच्छी बात है, वो अच्छा ही होगा। जी हाँ, राहुल गांधी से उनकी नज़दीकी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज उत्तर प्रदेश में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जेडीयू के नेता राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते नजर आएंगे। साथ ही नीतीश के करीबी नेता का उनका संदेश राहुल गांधी तक पहुँचाएंगे। ऐसी चर्चा भी काफ़ी समय से चल रही है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि इस सीट पर कुर्मी समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में यहां से उनकी जीतने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार आम जनता को कई तरह की सुविधाएं प्रदान करती है। जब फ्री में अनाज से लेकर के मकान तक कई ऐसी चीज़ें हैं जो मोदी सरकार लोगों को बांट रही है। इसके साथ ही अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। जब केंद्र सरकार ने अब आम जनता को फ्री में डिश टीवी देने का फैसला किया है। जी हाँ, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार की कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की स्थिति सुधारने के लिए 2539 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किन लोगों को फ्री डिश मिलेगी। तो सरकार ने बताया है कि देश के सुदूर सीमावर्ती और जनजातीय इलाकों में रहने वाले लोगों को फ्री डिश की सुविधा दी जाएगी। इन इलाकों में लगभग 7 लाख लोगों के घरों में फ्री डिश लगाई जाएगी। इस स्कीम के जरिए केंद्र का प्लान डीटीएच का विस्तार करने का है। इसके साथ ही पुराने स्टूडियो वाले उपकरण और ओबी वैन को भी पूरी तरीके से बदलने का प्लान बनाया जा रहा है। इस समय दूरदर्शन के अंतर्गत करीब 36 टीवी चैनल आते हैं। सरकार ने प्रेस रिलीज करते हुए कहा कि इससे देश में रोजगार का भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही कंटेंट की क्वालिटी में भी सुधार किया जाएगा। देश भर में टीवी, रेडियो समेत कई क्षेत्रों में रोजगार पैदा होगा, जिससे युवाओं के पास अपना हुनर दिखाने का मौका है। दोस्तों, बात करते हैं कि चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया समेत कई देशों में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। इसे देखते हुए भारत में भी खास एहतियात बरतने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी राज्यों को सतर्क रहने को कहा है। चीन सहित कई देशों के यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट भी अनिवार्य कर दी गई है। इसी बीच देश में कोरोना को लेकर के कई तरह की अफवाहें भी
फैलाई जा रही है। अब सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल की जा रही है कि जिसमें कहा जा रहा है कि कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन लगेगा और अगले 20 दिनों तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इस वायरल खबर को पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने फर्जी बताया है, गलत बताया है, भ्रामक बताया है। जब ट्विटर पर इसके बारे में प्रतिक्रिया देते हुए पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा है कि सोशल मीडिया पर कई खबरों को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि कोविड-19 यानी कि कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन लगेगा और स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। पीआईबी के फैक्ट चेक यूनिट ने कहा है कि ये सभी दावे फर्जी है, गलत है, इस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कीजिए। जब कोविड से जुड़ी ऐसी किसी भी जानकारी को शेयर करने से पहले फैक्ट चेक अवश्य करें। जब कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत के किसी हवाई अड्डे पर पहुंच रहे यात्रियों के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। दोस्तों बात करते हैं कि बेरोजगारी को लेकर के देश की दिग्गज नेता शरद पवार का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने इसे लेकर के केंद्र और महाराष्ट्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। राकांपा प्रमुख पवार ने पुणे में कहा कि बेरोजगारी के कारण सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही है। जहां शादी योग्य युवकों को नौकरी नहीं देने के कारण दूल्हे नहीं मिल रही हैं। जब पुणे में राकांपा की जन जागर यात्रा को बुधवार को हरी झंडी दिखाने से पहले पवार ने आरोप लगाया है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे असल मुद्दों की ओर से ध्यान हटाने के लिए समुदाय के बीच दरार पैदा की जा रही है। युवाओं को नौकरी मांगने का अधिकार। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री पवार ने कहा है कि आज का युवा शिक्षित है और उसे नौकरी मांगने का अधिकार है। उन्होंने कहा है कि उद्योग महाराष्ट्र बाहर जा रहा है, मौजूदा उद्योगों को कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है और नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए कोई भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। राकांपा नेता पवार ने अपने भाषण में कहा कि वे एक बार अपनी यात्रा के दौरान एक गांव के चौराहे पर 25 से 30 साल के 15 से 20 युवकों के बीच पहुंचे। उनसे पूछा है कि उन्होंने क्या पढ़ाई की है। जब कुछ ने कहा कि वे स्नातक है तो फिर कुछ ने कहा कि वे स्नातकोत्तर है। जब उनसे पूछा गया है कि क्या वे शादीशुदा है तो फिर सभी ने कहा कि शादी नहीं होने की वजह पूछी तो फिर युवकों ने कहा कि कोई भी उन्हें दुल्हन देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसके पास कोई नौकरी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समस्या महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा सुनी जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भीषण शीतलहर चल रही है। बिहार में आने वाले दिनों में ठंड और भी ज़्यादा पड़ने वाली है। जब बिहार के कई जिलों का तापमान 10 डिग्री से कम है। जब बीते 72 घंटे से कई जगह धूप नहीं निकली। मौसम विभाग की माने तो फिर मध्य जनवरी तक यानी कि 20 जनवरी तक इससे राहत की उम्मीद नहीं है। इधर आपदा विभाग ने सर्कुलर जारी करके बिहार की आम जनता से अपील की है कि बच्चे और बूढ़ों को घर से बाहर अवश्य होने पर ही निकलें। जब नए साल के पहले दिन ही ठंड के कारण लोगों की हालात खस्ता हो चुकी है। जब शीतलहर का प्रकोप दिल के मरीजों के लिए बहुत खराब होता है। जी हाँ, लोगों की जान पर बनाती है। शीतलहर के दौरान भी कई लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में ज़रूरी है कि अपने शरीर को गर्म और फिर दुरुस्त रखें। इसके लिए खुद को अपनों को सुरक्षित रखने के लिए आपको कई उपाय करने होंगे। जी हाँ, उनमें से उपाय के बारे में अगर बात किया जाए तो अनावश्यक घर से बाहर ना जाएं और घर में ही रहें। जहाँ हो सके तो सुरक्षित घर में ही रहें। खास करके बीमार बुजुर्ग या फिर बच्चे घरों से बाहर निकलने से परहेज करें और यदि निकलें तो फिर गर्म कपड़ा पहन करके जाएं। अपने सिर, चेहरे, हाथ और पैरों को भी गर्म कपड़े से ढक लें। दूसरे नंबर पर बात करें तो हीटर, ब्लोवर आदि का उपयोग करें, बहुत कम इसका उपयोग करें और अपने कमरे को गर्म रखें। इसमें भी एक सेफ्टी रखें कि जब इसका उपयोग ना हो तो फिर इसका स्विच ऑफ कर दें। ये भी जानलेवा साबित हो सकता है। कभी कभी आग लगने की घटना हो जाती है हीटर से। कमरों में जलती हुई लालटेन, दिया और कोयले की अंगीठा का प्रयोग करते समय धुएं के विकास का उचित प्रबंधन करें और फिर उपयोग के बाद उसे अच्छी तरीके से बुझा दें। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, मधुमेह और हार्ट के मरीज ठंड में खास सावधानी बरतें। ये डॉक्टर की सलाह जरूर लेते रहें और फिर वक्त पर दवा भी खाते रहें। यही नहीं, जब धूप निकले तो फिर बाहर जाकर के धूप का लाभ लें। खास करके किसी बीमारी से ग्रसित लोग जरूर धूप लें। साथ ही सर्दी में ठंडी चीज़ों से दूरी बना कर रखें और फिर गर्म पानी पिएं। दोस्तों बात करते हैं कि राजद नेता शिवानंद तिवारी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी यात्रा स्थगित करने की सलाह दी है। जब नीतीश कुमार ने अपनी समाधान यात्रा की शुरुआत की है, शिवानंद तिवारी ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर सलाह दी है कि
वे अपनी यात्रा रोक दें। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि बिहार में अभी बेहद ठंड है, स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं, अस्पतालों में ठंड जनित बीमारियों से पीड़ित लोगों का भर्ती होना बढ़ गया है। ऐसे मौसम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। यात्रा की शुरुआत चंपारण से हुई है, जहां ठंड राजधानी के इलाके में ज्यादा होती है। जहां शिवानंद तिवारी ने कहा है कि ये यात्रा कहने के लिए तो मुख्यमंत्री की है, लेकिन यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ सैकड़ों लोग जुड़ेंगे, जहां उसमें कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी बीमारी ठंड में बढ़ जाती है। ऐसे लोगों का ठंड में खुले में निकलना बहुत जोखिम काम है। ऐसे में एक वरिष्ठ सहयोगी के नाते मैं सार्वजनिक हित में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से व्यक्तिगत रूप से इस यात्रा को स्थगित करने का अनुरोध करता हूं। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल से अपनी समाधान यात्रा की शुरुआत की है। वह यात्रा 4 जनवरी से 7 फरवरी तक चलेगी। नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के तहत 3 काम करेंगे। वे सरकारी योजना से संबंधित क्षेत्र भ्रमण करेंगे, इसके बाद चिन्हित यानी कि सिलेक्टेड समूह के साथ बैठक करेंगे और फिर सरकारी अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि मोतियाबिंद की परेशानी से जूझते बिहार के लोगों के लिए बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि फरवरी महीने से बिहार में बृहद स्तर पर मोतियाबिंद ऑपरेशन होगा। राज्य में यानी कि बिहार में पहली बार 1 लाख लोगों के निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी जिलों में अलग अलग स्तर पर शिविर लगाकर के मोतियाबिंद ऑपरेशन किया जाएगा। मिशन 60 के तहत बिहार के अस्पतालों की सेहत सुधारने के मकसद से तेजस्वी यादव ने अगस्त में स्वास्थ्य विभाग का प्रभार संभालने के बाद बड़ा निर्देश दिया था। इसी क्रम में राज्य के यानी कि बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल PMCH का तेजस्वी यादव ने दौरा किया। उन्होंने यहाँ पिछले महीने में हुए सुधारात्मक कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिस मिशन के तहत उन्होंने मिशन 60 का लक्ष्य रखा था, उसमें साफ सफाई की दिशा में बड़ा काम हुआ है। अब अगले चरण में अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इसके तहत अस्पतालों में सभी दवा मिले, डॉक्टर अपने शिफ्ट में समय से और फिर पूरे ड्यूटी काल में रहें, इस पर ध्यान देने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि अब तक कई जिलों के सदर अस्पताल में देखा गया था कि मरीजों को पटना रेफर कर दिया जाता था। अब इसे बड़ा बदलाव किया गया है। अब से मरीजों को रेफर करने के लिए कुछ मापदंडों को तय किया गया है, जहाँ उसी के अनुरूप उन्हें पटना रेफर किया जाएगा, अन्यथा उनका समुचित उपचार वहीं के अस्पतालों में होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि नीति आयोग की आकांक्षी जिले में शामिल बिहार के बांका के स्वास्थ्य सुविधाओं की सेहत सुधरी है। बांका को देश भर की रैंकिंग में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। जब पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ का सुकमा, दूसरे स्थान पर केरल का वायनाड और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर दंतवेरा के साथ बिहार का बांका जिला भी शामिल है। ये रैंकिंग स्वास्थ्य और फिर घोषणा के साथ बेहतर होती स्वास्थ्य सेवा का सबूत है। इससे पहले मिशन 60 डेज और फिर आयुष्मान भारत में भी बांका जिला ने बेहतर किया है। सिविल सर्जन डॉक्टर रविंद्र नारायण ने बताया है कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जिले की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। जिले में महिला स्वास्थ्य से लेकर के बच्चों के पोषण पर बेहतर ध्यान दिया जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना में अपराध पर लगाम लगाने को लेकर के पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी आपराधिक वारदातों को रोकना मुश्किल होता जा रहा है। जब बुधवार देर रात पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में 2 गुटों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई, जिसमें एक के बाद एक कुल 8 राउंड गोली चली। हालांकि इस फायरिंग में किसी भी व्यक्ति को गोली नहीं लगी है। जब देर रात ये वारदात बाबा चौक के पास हुई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार वारदात की वजह वर्चस्व की लड़ाई है, जो अपराधियों के 2 गुटों के बीच हुई है। दोस्तों, बात करते हैं कि वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी। जब पिछले दिनों एक शराबी को जेल भेज करके नीतीश कुमार की बधाई पा चुके तेज प्रताप यादव ने आज आरजेडी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है और वो लागू रहेगी। जब बिहार के अंदर कहीं भी शराब पीना या फिर इसका कारोबार करना कानूनी अपराध है, जो अपराध करेगा उसके लिए कठोर सजा का भी प्रावधान है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मुझे जो भी शराब पीते दिख गया उसे उठा करके अपनी गाड़ी से जेल भेजेंगे। यह तेज प्रताप यादव का कहना है। जहरीली शराब से मौत के लिए मुआवजे की मांग करने पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि शराबबंदी लागू होने के बाद भी लोगों का जहरीली शराब का सेवन करना एक अपराध है। ऐसे अपराध करने वालों को कोई भी सरकारी मदद नहीं मिलना चाहिए, कोई मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। इसको लेकर कि यदि कोई विरोध करता है तो फिर ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि अधिक विरोध हुआ है तो फिर हम भी अपने स्तर से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में
उत्तर बिहार की महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में शामिल हाजीपुर मुजफ्फरपुर 4 लेन और फिर मुजफ्फरपुर बाईपास का निर्माण मार्च 2023 तक पूरा करने की समय सीमा है। फिलहाल इस सड़क का करीब 90% तक काम पूरा हो चुका है, जहाँ केवल वैशाली जिले में गौरोल गांव के पास एक मजार के कारण करीब 12 किलोमीटर का 4 लेन निर्माण बाधित है। इस हाजीपुर मुजफ्फरपुर 4 लेन पूरी सड़क का करीब 63 किलोमीटर लंबाई में निर्माण की अनुमति लागत करीब 671 करोड़ रुपए है। इस पर 2010 में काम शुरू हुआ, लेकिन जमीन अधिग्रहण सहित अन्य बाधाओं के कारण 2013 से 2020 तक करीब 7 सालों तक काम बंद रहा। दोस्तों, बात करते हैं कि लद्दाख के लेह में हुए एक सड़क हादसे में गोपालगंज के रहने वाले एनएसजी कमांडो की जान चली गई, जहां मौत की खबर मिलते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। मृतक एनएसजी कमांडो का नाम दीपक कुमार सिंह है, जो बरौल थाना क्षेत्र के भरकुइया गांव निवासी प्रहलाद सिंह के पुत्र थे। सैन्य अफसरों की ओर से गुरुवार को पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचने की जानकारी परिवार वालों को दी गई। सैन्य सम्मान के साथ दीपक कुमार सिंह का अंत्येष्टि की जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि यूपी बिहार के रहने वाले मजदूरों के साथ एक बार फिर से धोखाधड़ी की घटना हुई है, जब भूटान में नौकरी के नाम पर यूपी बिहार के रहने वाले 125 मजदूर ठगी के शिकार हुए हैं। जब भूटान जाने के लिए घर से निकले इन मजदूरों को बीच रास्ते में ही एजेंट छोड़ करके फरार हो गया। यह ठगी के शिकार हुए मजदूरों ने महमदपुर थाने में इसकी शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने इन्हें मीरगंज थाना भेज दिया गया, जहां लिखित शिकायत करके एजेंट के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई। जब बुधवार की शाम मीरगंज थाने में पहुंचे मजदूरों ने बताया है कि इनमें यूपी के कुशीनगर, देवरिया, बलिया, सिवान, गोपालगंज में शामिल है। मजदूरों का आरोप है कि भूटान में नौकरी करने के लिए घर से निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में ही उनके साथ धोखाधड़ी हो गया। सिवान जिले के खुरमाबाद सियारी गांव के रहने वाले एजेंट जितेंद्र सिंह ने पहले 12,000 रुपए लिए, फिर बस बुकिंग करा करके भूटान तक का किराया वसूला और फिर बीच रास्ते में छोड़ करके फरार हो गया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के अलावा हेल्थ केयर और फिर सौर ऊर्जा जैसे नए औद्योगिक सेक्टर में भी निजी निवेश जोर पकड़ रहा है। हेल्थ केयर में 35 करोड़ और सौर ऊर्जा के सेक्टर में 158 करोड़ के निवेश धरातल पर उतरने जा रहे हैं, जहां अकेले खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 214 करोड़ निवेश को वित्तीय मंजूरी मिली है। जब बिहार में इन तीनों क्षेत्रों में 425 करोड़ से अधिक के निवेश आ रहे हैं। आर्थिक विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण बात ये सामने आई है कि बड़े शहरों से बड़े निजी निवेश छोटे शहरों में अच्छे खासे आ रहे हैं। 44वीं राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में कुल 22 निवेश प्रस्ताव को वित्तीय क्लियरेंस दिए गए हैं। इसमें खाद्य प्रसंस्करण की 10 यूनिट, सौर ऊर्जा में 2, जनरल मैन्युफैक्चरिंग की 2, हेल्थ केयर में 6 और 4 यूनिट अन्य क्षेत्र की है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट MV गंगा विहार मरम्मत के बाद तैरने को तैयार है। लगभग 5 साल बाद पटना के लोग एक बार फिर से इसका आनंद ले पाएंगे। यह सरकार ने गंगा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। सरकार ने इस क्रूज के रिपेयरिंग के लिए एक एजेंसी संध्या सम्राट कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया था, जहां IIT खड़गपुर के सहयोग से इसका रिपेयरिंग का काम सितंबर महीने से ही शुरू कर दिया गया था। अब ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट रिपेयरिंग के बाद पूरी तरीके से तैयार है, यानी कि यह रेस्टोरेंट वे रेस्टोरेंट है जो पानी में तैरते हुए मतलब कि अपना सेवा दे सकेगी। यह रेस्टोरेंट कहीं जमीन पर उपस्थित नहीं है, बल्कि पानी में तैरेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि देश के कई राज्यों से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने की शुरुआत हो चुकी है। अब ये ट्रेन पूर्वोत्तर के राज्यों से शुरू होने जा रही है। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत ट्रेन को रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है, जल्द इसे शुरू किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये ट्रेन पश्चिम बंगाल की न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच चलेगी। इसका परिचालन सिलीगुड़ी जंक्शन कामाख्या के रास्ते हो सकता है। इस ट्रेन की औसत स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। पूर्वोत्तर की इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और फिर त्रिपुरा के यात्रियों को फायदा होगा। फिलहाल देश में 7 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। पहली वंदे भारत ट्रेन साल 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी, जबकि 7वीं वंदे भारत ट्रेन हाल ही में पश्चिम बंगाल के हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई थी। जब मोदी सरकार ने देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने का लक्ष्य रखा है। पहली 75 ट्रेनों में चेयर कार डिब्बे होंगे। इसके बाद बनने वाले वंदे भारत ट्रेनों में स्लीपर डिब्बे होंगे। रेलवे लगातार ट्रेन के डिजाइन में लगातार सुधार कर रहा है और आने वाले दिनों में इसके निर्यात की भी योजना पर भी काम किया जा रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में होने वाले जातीय जनगणना को लेकर के सरकार पर जम करके हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन बिहार में जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। आज बिहार में कैटेगरी चेंज करके नौनिया और फिर बिंद समाज को एसटी में डाले जाने का आश्वासन सरकार दे रही है। लोहार को भी एसटी हो जाने का आश्वासन दिया गया है, जबकि ये अधिकार राज्य के अंदर आता है या नहीं, जबकि ये अधिकार राज्य के अंदर आता ही नहीं है। जब दलितों की गिनती हो रही है उसका वैधानिक आधार है। आरजेडी यदि ऐसा कर रही है तो फिर हम इस पार्टी से अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं। जब पूर्वी चंपारण के चकिया में स्थित जन स्वराज पद यात्रा शिविर में मीडिया के साथ संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने जातीय जनगणना के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि कोई भी ऐसी जानकारी जिससे समाज की बेहतरी के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किए जा सके या फिर जिससे समाज के बारे में बेहतर समझ हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस नजरिए से जातीय जनगणना होना चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ। जनगणना का कोई वैधानिक आधार नहीं है, जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। ये स्टेट सब्जेक्ट ही नहीं है। आज बिहार में कैटेगरी चेंज करके नौनिया और फिर बिंद समाज को एसटी हो जाने का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है। लोहार को भी एसटी हो जाने का आश्वासन दिया गया है, जबकि ये अधिकार राज्य सरकार के अंदर आता ही नहीं है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।